पहाड़ों से मेरा अलग ही रिश्ता है। यहाँ आती बारी जितना मुझे एडवेंचर मिलता है ना, घर वापस जाती बारी भी उतना ही एडवेंचर दे के भेजते हैं। तो आज की कहानी शुरू होती है थांग विलेज से, जो इंडिया का लास्ट विलेज है और पीओ के यहाँ से खाली 1 किलोमीटर की दूरी पर है। गर्मा गर्म पराठे खाकर मैं निकल ही रहा था यहाँ से कि लोकल से मुझे बताया कि यहाँ टुरटुक में एक पैलेस है जिसमें आज भी राजा जी रहते हैं। ये सुनते ही मुझसे रहा नहीं गया और अपनी बाइक मोड़ दी सीधा राजा जी से मिलने के लिए। लेकिन एक्चुअली में यहाँ पर हमें मिले हैं राजा जी, और अभी मैं डायरेक्टली इनसे कैमरे में नहीं बात कर रहा, मैं इनसे ऑफ कैमरा कम से कम 20 से 25 मिनट बात कर चुका हूँ। उनसे 2 घंटे वार्तालाप करने के बाद प्लान था सीधा लेह तक जाने का, पर बीच में पड़ने वाला था माइटी खारदुंगला, जो लगभग 18,000 फीट हाइट पर है। हमेशा की तरह ना जाने क्या चुल मची मुझे और कुछ सोचे बिना चल दिया खारदुंगला, जहाँ रियल एडवेंचर मेरा वेट कर रहा था। पर सारी कहानी ऐसे थोड़ी बता दूंगा, शुरू से स्टार्ट करते हैं आज की अपनी व्लॉग सीरीज जिसका नाम है पहाड़ों वाली मैगी। तो मैंने कई बार खाई है, लेकिन जब पहाड़ों पर आकर आपको गर्मा गर्म पराठा मिल जाए ना, तो उसकी बात ही अलग होती है। और मज़ा पता है और दुगना हो जाता है जब आप अपनी कंट्री के बिल्कुल बॉर्डर एरिया पर आकर ऐसा गर्मा गर्म पराठा खाने के लिए आए हो। आपको मेरे पीछे दिख रहा है वो पहाड़ी एरिया, वो है पीओके, और मैं हूँ इस समय इंडिया के नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट पे। बहुत खुशी हो रही है, बहुत चैलेंजेस आए थे, बहुत ज़्यादा एडवेंचर करा मैंने, लोगों से मिला, उनकी जर्नी पूछी, अपनी शेयर करी स्टोरीज। लेकिन अभी जो मुझे एक्साइटमेंट है ना, वो नेक्स्ट लेवल है। अभी एक काम करते हैं, पहले पराठा खा लेता हूँ, फिर सारी बातें करूँगा और आज का क्या प्लान है वो भी सारा डिस्कस करता हूँ। यहाँ पर पीछे आप मेरे देख रहे हो रेस्टोरेंट भी है, खाने पीने की फैसिलिटीज़ भी हैं यहाँ पर। तो मैं इतना बोलूँगा आपको, अगर आप यहाँ पर आ रहे हो ना थांग, टुरटुक में रुक सकते हो, उसके आगे त्यागशी भी पड़ता है, वहाँ पर भी रुक सकते हो। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि थांग में आके रुको। रहने की खाने पीने की फैसिलिटी बहुत सही है, लोग इतने अच्छे हैं, इतना अच्छी तरह से यहाँ पर ग्रीट करते हैं। अभी एक काम करते हैं, यहाँ से अपन लोग चलते हैं, जो अपनी नेक्स्ट आगे की जर्नी है उसको कवर करते हैं और आपको एक्सप्लोर करके दिखाता हूँ इंडिया बिल्कुल दिल से, ऑनेस्टली। चलो आज की राइड स्टार्ट करते हैं भगवान का नाम लेकर। जय माता दी, वाहेगुरु जी तो खालसा, बोले सोनेहाल। अपना टारगेट जो था वो था नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट को टच करना, वो टच किया। अब बारी है अपने सदर्न मोस्ट पॉइंट को टच करने की, लेकिन उसको टाइम लगेगा भाई। घूमते घूमते जाऊंगा मैं, सीधा भगा नहीं रहा भाई कि ए पॉइंट से बी पॉइंट, जैसे कश्मीर टू कन्याकुमारी कर दिया, ख़त्म हो गया, नहीं। इसलिए मैंने इस सीरीज़ को ना 2 नाम दिए हैं, एक पूरा हेडिंग हो गई और एक सब हेडिंग हो गई। हेडिंग हो गई एक्सप्लोरिंग इंडिया ऑनेस्टली, और सब हेडिंग है 4 कॉर्नर्स ऑफ इंडिया। तो जब मैं थांग में था ना, मुझे लोकल्स ने बताया कि टुरटुक में एक पैलेस भी है जहां पर मुझे विजिट करना चाहिए। पहले तो मुझे लगा कि क्या ही करूंगा पैलेस देखकर, फिर मुझे बताया गया कि वहां पर आज भी राजा जी रहते हैं जिनसे मैं मिल भी सकता हूं, जो मुझे सुनकर काफ़ी एक्साइटिंग लगा। और फिर मैंने ना लेफ्ट देखा ना राइट, बाइक सीधा राजा जी के पैलेस की तरफ मोड़ दी। यहाँ पर राजा का वो है ना, हाँ राजा होता है अंदर, राजा होता है अंदर, ठीक है। तो अभी हम लोग टुरटुक में पहुंच चुके हैं और यहाँ पर मुझे लोकल्स ने बताया था कि एक प्रिंस या पहले के ज़माने के जो राजा होते थे, वो आज भी कहते हैं, क्लेम करते हैं कि मैं राजा हूँ यहाँ का, और उन्होंने यहाँ पर अपना पैलेस बना रखा है। और पता नहीं यही है इनका कुछ, एक दिख तो रहा है यार्गो रॉयल पैलेस, और मुझे इतना इन्फॉर्मेशन लगा है कि यहाँ पर पैलेस में जाने का आपको कुछ फ़ीस भी देना पड़ता है, क्योंकि उन्होंने काफ़ी अच्छा वो पैलेस बना रखा है। बहुत बड़ा पैलेस नहीं है, छोटा सा एक पैलेस है, लेकिन एक टूरिस्ट अट्रैक्शन के लिए बहुत अच्छा सा चीज़ है। साथ में ये टुरटुक में ही पड़ता है। यहाँ पर मैंने अपनी मोटरसाइकिल पार्क कर दिया है, कह रहे हैं आधा किलोमीटर वॉकिंग डिस्टेंस है। तो देखते हैं क्या चीज़ है, क्योंकि मैं टुरटुक पहले भी आया हूँ पर मैंने ये एक्सपीरियंस नहीं किया। चलो देखते हैं। तो भाई जैसे ही मैंने चलना स्टार्ट किया ना, आई वॉज शॉक्ड। एक बहुत ही अच्छा यहाँ पर टूरिस्ट अट्रैक्शन के लिए इन्होंने बनाया। देखो जगह जगह पर यहाँ पर रेस्टोरेंट्स हैं, छोटी तंग गलियाँ, लोगों ने अपने घर बना रखे हैं, और साथ में बुजुर्ग औरतें अपना काम करती हुई भी दिखी। ये क्या है? हाँ हिंदी नहीं। तो अभी हम एक कुछ तंग सी गलियों में से निकल रहे हैं और कह रहे थे कि आधा किलोमीटर नहीं यार, मुश्किल से 200 मीटर भी नहीं होगा, हो सकता है थोड़ा सा आगे हो किंग का पैलेस। लेकिन एक बहुत पुरानी ज़माने वाली जो वाइब्स होती है ना, वैसा मुझे आ रहा है। अभी 200 मीटर ही हुए हैं, पीछे म्यूज़ियम था, मैं म्यूज़ियम में नहीं गया क्योंकि वहाँ पर बहुत अंधेरा था। और यहाँ पर लिखा हुआ है याबगो रॉयल पैलेस एंड म्यूज़ियम। कैसे यहाँ पर भी रास्ता जा रहा है ना, कैसे गलियों में से अंदर से जा रहा है, और आज भी लोग यहाँ पर रहते हैं। मुझे लग रहा है कि पैलेस पे हम पहुँच गए हैं।
तो यही है याबगू पैलेस टुटुक, और यहाँ की एक छोटी सी स्टोरी भी लिखी है, पढ़ लेते हैं। याबगू पैलेस टुटुक वॉज बिल्ट बाय राजा तारुक खान इन 16th century में। इन 1953 द पाकिस्तानी आर्मी यूज्ड दिस पैलेस एज अ शेल्टर। याबगू अब्दुल्ला खान अपील्ड इन द लाहौर हाई कोर्ट। As a result, Pakistani army had to vacate the palace and paid the due rent. And in 1971, India recaptured this region. तो ये है इसकी यहाँ की स्टोरी। पैलेस यही है। एंट्री चार्ज है कितना? 100 रुपीज़ ईच। ठीक है। तो मैं अभी आपको मैप बता रहा था, ये मैप जम्मू एंड कश्मीर का मैप, ताकि आपको टूर पता चले पूरा। आप ऐसे लद्दाख घूमते घूमते आ रहे हैं तो इस मैप में जो ग्रीन जो पार्ट ए वाला पोर्शन जो अभी हम POK बोलते हैं, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर कहता है, इसका जो मेजर जो पार्ट है वो गिलगित बल्तिस्तान है, आपको पता होंगे। रेड जो पार्ट है ये भी चाइना में, जिसे हम अक्साई चीन कहते हैं। बाकी 45% लगभग हिंदुस्तान में, और हम यहाँ पे तुर्तुक में। 1971 से पहले तुर्तुक भी POK में था, आपको पता होगा। 1971 की वॉर में हमने तुर्तुक लिया था। 4 ही गाँव हमारे पास है बल्तिस्तान रीजन का, इसीलिए हमें हर जगह बल्ती चीज़ें आपको नज़र आएंगे। हमारा कल्चर, ट्रेडिशन, ये आर्किटेक्चर्स भी आप देखिए, ये टोटली डिफरेंट होंगे बल्तिस्तानी आर्किटेक्चर्स है ना। तो तुर्तुक कहा जाता है, दुक तुक से निकलता है, विच मीन स्टे हियर। यहाँ से 4 रास्ते निकलते थे। अब यह लेह से आप खरदोला खलसा डिस्किट हुंदर हो के आप तुर्तुक पहुँचो। यहाँ से लेह से तिब्बत, यहाँ से करगिल से कश्मीर। यहाँ पे सियाचिन ग्लेशियर है। द ट्रेंगल इज़ द सियाचिन ग्लेशियर। इसी के बगल में से एक नाला जाता है, सल्तोन नाला। सल्तोन नाला से काशगर से सेंट्रल एशिया, इट वॉज पार्ट ऑफ सिल्क रोड आल्सो। इसीलिए इस हवेली को तुर्तुक में बनाया गया था, वरना इनके जो कैपिटल खपुलू में है, जो अभी POK में है। K2 यहाँ से लगभग 120 किलोमीटर दूरी पर है। यहाँ पर पैंगोंग है। पैंगोंग लेक बहुत बड़ा लेक है, लगभग 700 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है। कहा जाता है कि सिर्फ 40% ही पैंगोंग हमारे पास है, 10% नो मैन एरिया, और बाकी 50% चाइना में। तो अभी हमने एक छोटा सा नीचे का टूर तो ले लिया है, लेकिन अभी जो है ये फर्स्ट फ्लोर पे यहाँ पर लेके जा रहे हैं, जहाँ पर कह रहे हैं कि राजा जी भी बेसिकली जो उनके वंशज है ना, वो है यहाँ पर। एक ज़माने में लद्दाख, बल्तिस्तान और तिब्बत एक ही हुआ करता था। और बल्ती कहा जाता है, बल्ती मीन्स वाटर लैंड, पानी रहने वाली जगह या पानी जाने वाली जगह। आपने देखा हो, मैंने आपको मैप दिखाया, वहाँ से जितना पानी है वो सारा तिब्बत से बल्तिस्तान जा रही है ना। और यहाँ पे बहुत सारा ग्लेशियर है, और एज़ कम्पेयर टू लद्दाख और तिब्बत, बल्तिस्तान में पानी ज़्यादा है। बल्तिस्तान पूरा ट्रेड रूट में आता था, और इन्फ्लुएंस, पर्शियन इन्फ्लुएंस या सेंट्रल एशियन इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा रहा इस एरिया पे। तो इस्लाम भी पर्शिया से यहाँ पे आया है। तो लोगों ने इस्लाम के साथ साथ उनकी कल्चर, आर्किटेक्चर्स को भी अपनाना स्टार्ट किया। राइट नाउ बल्तिस्तान इज़ अ फुली मिक्सचर ऑफ पर्शियन एंड तिब्बतन आर्किटेक्चर्स। आप इन जो वुडन कार्विंग्स में आपको नज़र आएंगे। जो बाल्टी लोग थे पहले वाले, उनका क्या रिलीजन होता था? बुद्धिज्म फॉलो करते थे या फिर कोई और रिलीजन फॉलो करते थे? नहीं, यहाँ पे तो बोन और बुद्धिज्म, बोन एक रिलीजन होता है। सो अकॉर्डिंग टू तिब्बतन हिस्ट्री, बोन इज़ द ओल्डेस्ट रिलीजन माना जाता है। तो बोन से बुद्धिज्म निकला है कहता है। अच्छा। हाँ, सो तिब्बतन हिस्ट्री के हिसाब से। लेकिन अभी तो सारे जितने भी बाल्टी लोग हैं वो सारे मुस्लिम से अभी मुस्लिम से। अभी 15th सेंचुरी के आसपास एक इस्लामिक स्कॉलर आया था, उसके बाद यहाँ पे मुस्लिम से। शाही हमदान, क्या नाम था उनका? शाही हमदान। शाही हमदान की हिस्ट्री में तो जिक्र नहीं है, बट यहाँ के लोगों को मानना है कि वो आया था यहाँ पे। कश्मीर में उनका एक वो बना हुआ है, हाँ, खान के मौला। मैं अंदर गया हूँ, पूरा उनका हिस्ट्री मैंने जानने की कोशिश की थी। वो मुझे वहाँ के जो वो एक प्रिंस होता है, वो अपने साथ 800 स्कॉलर्स को लेकर वो कश्मीर आता है। वो जो 800 स्कॉलर अलग अलग जगहों पे फैल जाता है। तो किसी का मानना है कि वो उनमें से कि यहाँ इस साइड में आए होंगे। करगिल आए, करगिल में इस्लाम है, फिर करगिल से बल्तिस्तान आया। तो इसी तरह मैं कश्मीर गया था, जैसे आप बता रहे हो, वैसे कश्मीरी मेरे फ्रेंड है, तो उन्होंने भी बताया था कि वो 14th सेंचुरी, आपने 15 बताया, उन्होंने बताया था 14th सेंचुरी में आए थे वो। एंड वो 3 जगह स्पेशली गए थे। चाइना की साइड गए थे, ये कश्मीर की साइड आए थे। तो उन्होंने जो इस्लाम है वो पूरा स्प्रेड किया था यहीं पर ही। तो अभी और आगे देखिए। हाँ, इबेक्स का ये रियल हेड है। कहा जाता है कि ये बल्ती लोग, ये लोग गुड विशेस या वेलकम के लिए दरवाज़ों के ऊपर या दीवारों के ऊपर लगाया जाता है। ये आज भी होता है, आज भी इसको फॉलो करते हैं, क्योंकि आप बता रहे हो रियल है ये। हाँ, रियल है। ये आज भी फॉलो करते हैं। आज भी उन चीज़ों को, आज भी बहुत सारी चीज़ों को लोग मानता है। वो अलग, वो तो इंडिविजुअल चॉइस हुआ ना। तो इसको अभी तक ये खराब नहीं हुआ? इसको प्रिजर्व किया हुआ है अभी, तो ये ख़राब नहीं होंगे। ये पूरा सूख चुका है। ऊपर जो सींग है, सींग की जो ऊपर जो रिंग्स आपको नज़र आएंगे, कहा जाता है कि वो इसका उम्र बताता है। हाँ। इसमें 22 रिंग्स है।
हर साल 2-2 रिंग्स आते थे। ये वाला रिंग्स बता रहे हो ना? हाँ हाँ ये जितना हर साल बढ़ता है उसका एज पता लगता है। हाँ, 2 रिंग्स मतलब 1 साल एस्टिमेट कर पाते हैं हम। इसमें 22 रिंग इसके मतलब 11 साल को होंगे ये, जब ये जिंदा थे। जैसा मुझे लोगों ने बोला था ना कि यहाँ पर एक पैलेस है और यहाँ पर एक राजा जी हैं जो आपसे मिलते हैं, आपसे बात करते हैं और सारी चीज़ें बताते हैं। स्टार्टिंग में ना मुझे थोड़ा सा हेजिटेशन हो रहा था कि मैं यहाँ राजा जी के पास जाऊँगा, पता नहीं वो बात करेंगे या नहीं करेंगे, लेकिन एक्चुअली में यहाँ पर हमें मिले हैं राजा जी। और अभी मैं डायरेक्टली इनसे कैमरे में नहीं बात कर रहा, मैं इनसे ऑफ कैमरा कम से कम 20 से 25 मिनट बात कर चुका हूँ। पर इतने हंसमुख है ये और इनसे बात करके मुझे लगा कि आप लोगों को भी इनकी जर्नी जो अभी तक रही है, ये राजा जी क्यों है, इनकी प्रीवियस जनरेशन कहाँ से थी। सबसे पहले नमस्ते राजा जी। नमस्ते जनाब। राजा जी, आपने मुझे इतनी सारी कहानियां बताई, शुक्रिया। और मुझे याद भी नहीं है कि मैं कहाँ से स्टार्ट करूं, आपसे क्या सवाल पूछूं। सबसे पहले आपका नाम क्या है? मेरा नाम है यबगो मोहम्मद खान काचो। तो हमारे बहुत से रिश्तेदार इस वक्त पाकिस्तान में हैं, मेरे ख़ानदान का। तो राजा जी, ये जो राजा वाला अभी भी सीन है, जैसे आप ऑफिशियल तो नहीं है, ये अनऑफिशियल वाला ही है ना राजा? तो सही से यहाँ। और आप अभी 47 नंबर के किंग हो यहाँ पर जी। तो आपका कोई बेटे भी हैं जो इन फ्यूचर 48 या 49 नंबर के राजा बनेंगे? राजा तो इस वक्त हमारा मोदी जी राज कर रहे हैं, आपको मालूम है। तो राज मेरा रूल नहीं है, मैं आम लोगों की तरह बन चुका हूँ। फिर भी जो मेरे बाद जो मेरे वारिस है, जो मेरा बेटा, इंशाल्लाह वो बनेगी। पहले के टाइम पे हर जगह पर ये कहा जाता है कि ये पहले पाकिस्तान, जब इंडिया पाकिस्तान एक ही थे तब तो ये पूरा उसके अंडर ही आता था, लेकिन जब बंटवारा हुआ तो यहाँ पर पाकिस्तान आर्मी आ गई थी और ये वाला एरिया धोखे से इस एरिया को कवर किया था। हाँ, ये धोखे से किया था। पाकिस्तानी कुछ फौज और कुछ कबाइल आए। तो यहाँ के बल्तिस्तान के लोगों को ये गवारा नहीं हुआ, तो राजा रईस को उन्होंने जेल में डाला, कर्नल हसन को फांसी दे दी और इस तरह धोखा देकर के यहाँ पर बैठ गया। यह धोखा दे करके ये लोग 1971 से लेकर 1947 से लेकर 1971 तक ये धोखे में रहा। तो 1971 में बांग्लादेश की लड़ाई हुआ। इस लड़ाई में हर जगह लड़ी थी। तो इस लड़ाई के दौरान ये तुर्क का एरिया भी, 4 विलेज भी हमारे हिंदुस्तान में आया और हम रात पाकिस्तान में सोए थे, दिन में इंडिया में हुआ। आपके साथ भी ऐसा हुआ? हम रात को पाकिस्तान में सोया था, दिन हिंदुस्तान का हुआ। यहाँ के लोग खुश थे जब ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर हुआ करता था, लद्दाख हुआ करता था, तो यहाँ के लोग खुश थे बाल्टी लोग कि नहीं हम पाकिस्तान के साथ हैं, या नहीं वो भी कहते थे नहीं हम नहीं खुश, हमें बदलना है, अपना देश में रहना है, भारत के साथ जाना है? यहाँ के लोगों का वो नहीं है, यहाँ के लोगों का जो है ना वो अलग सियासत नहीं है। ये लोग हमेशा खुश रहते हैं। यहाँ के लोग किसी कौम से, किसी देश से गद्दारी नहीं करते। यहाँ के लोग जब पाकिस्तान के अंडर था तो पाकिस्तान के भी वफादार थे, अभी हिंदुस्तान के साथ है, हिंदुस्तान के भी वफादार है, बहुत ज़्यादा वफादार है। किसी देश में बैठ करके उस देश के बारे में उछालना, कीचड़ उछालना यहाँ के लोगों के हड्डियों में, खून में वो काम नहीं। ये हमने देखा है, लद्दाख का हमने देखा है, जगह जगह पर चाहे उनको फैसिलिटीज़ मिल रही है, नहीं मिल रही, वो खुश है ना खुश है, गवर्नमेंट से खुश हैं, कुछ भी है, लेकिन वो कभी भी ऐसा आज तक हमने नहीं देखा कि उन्होंने गवर्नमेंट के अगेंस्ट, या सबसे बड़ी बात गवर्नमेंट इंपॉर्टेंट ही नहीं है, उन्होंने भारत के अगेंस्ट कभी भी हमने नहीं देखा लद्दाख में। मैंने बहुत घूमा है कि किसी ने भी भारत के खिलाफ या फिर झंडा लगा दिया या कुछ भी, ऐसा कभी भी यहाँ पर नहीं होता। अभी आपने एकदम से बोला माशाल्लाह, तो मुझे एकदम से दिमाग में सवाल आया कि बाल्टी लोगों का जो धर्म हुआ करता था या हुआ करता है, वो क्या इस्लाम शुरू से हुआ करता था, या फिर आप लोग मतलब ये शाही हमदान, मैंने भी सुना था, मुझे किसी कश्मीरी ने बताया था कि 14th सेंचुरी में वो आए थे तो उन्होंने पूरा इस्लाम को यहाँ पर स्प्रेड किया। तो वहाँ कश्मीर का तो मुझे पता है कि कैसे एक मतलब इस्लाम में वो कन्वर्ट हुआ। ये बाल्टी लोगों का है, उनका क्या पहले रिलीजन हुआ करता था? ये बाल्टी लोग जो है ना पहले ये तिब्बत के राजा लांग दरम्यान बताने उसके रूल में थे। तो यहाँ के लोग वो बून मत को मानते थे। अच्छा, ये भी एक रिलीजन है। उसके बाद यहाँ पे बुद्धिज़्म भी आए और यहाँ पे कुछ हिंदुज़्म का भी असर रहा। तो ये बहुत से यहाँ कौमें, हिंदुज़्म का असर भी यहाँ पे थे, बून मत के भी असर यहाँ पे थे, बुद्धिज़्म के भी थे, असर थे, सब यहाँ पे थे। अमीर कबीर जो कश्मीर में बताने, वही यहाँ पे बल्तिस्तान भी आए, उसने इस्लाम का तबलीग किया, तो राजा इस्लाम बन गया, तो पूरा प्रजा इस्लाम हो गए। जब इस्लाम जब हो गए तो ये सब, ये बुद्धिज़्म हो, ये हिंदुज़्म हो, ये बून मत के, सब एक ही कौम में सब इस्लाम बन गए, सब एक कौम वहाँ से हुए। पहले एक कौम नहीं था, कुछ लोग दूसरे को मानते थे, कुछ ऐसे को मानते थे, अलग अलग वो इसका असर यहाँ पे था। लेकिन अब जो ये सारा एरिया है, जितने भी गांव हैं, ये सारे इस्लाम को मानते हैं। ये बल्तिस्तान के जितने भी छोटे से लेकर बड़े 100% यहाँ पे इस्लाम है, 100% इस्लाम है, यहाँ पे कोई वही नहीं है। तो आपका कोई फैमिली का मेंबर आज भी है? ठीक है, मेरे 2 बहन
ख़ास सिक्का बहन के परिवार वहाँ पे रहते हैं। कभी बात होती है, कभी जा पाए वहाँ बात पर? होते है व्हाट्सएप पे, फ़ोन पे बात होते हैं। कभी जा पाए वहाँ पर? जाने का मैंने सोचा नहीं। कभी वो आ पाए यहाँ पर? वो लोग फ़ोन पे कहते हैं आप यहाँ आ जाओ, तो मैंने जाने की सोचा नहीं, तो वो लोग नहीं आया। फ़ोन पे बात होता है मगर इससे इंसान का दिल नहीं भरता है। नहीं भरता। हाँ। राजा जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं एक्चुअली निकला था ना वहाँ से, मुझे लगा नहीं था कि मैं आपसे ऐसे बात कर पाऊँ। मुझे लगा था राजा जी हैं, थोड़ा सा बहुत फॉर्मेलिटी से बात करना पड़ेगा, लेकिन जिस हिसाब से इन्होंने बात किया, मैं आपको भी बोलूँगा कि अगर आप थांग आ रहे हो उसके बाद टुटुक आ रहे हो तो राजा जी से ज़रूर मिलने आना। ये आपको बहुत तसल्ली से बहुत सारी बातें बताने वाले हैं। तो आपको बहुत बहुत शुक्रिया राजा जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो राजा जी से बात करके तो बहुत ही अच्छा लगा और अभी जस्ट वापस के लिए निकल रहे हैं और प्लान ये है कि आज हम जा रहे हैं वापस ले। अभी ज़्यादा बातें नहीं करते क्योंकि व्लॉग ऑलरेडी मुझे लगता है कि काफ़ी इंटरेस्टिंग और बड़ा हो चुका है। तो अभी चलते हैं, कुछ और इंटरेस्टिंग आएगा तो दिखाता हूँ। बाकी अपनी मोटरसाइकिल में अभी पेट्रोल भी नहीं है, दिखा रही खाली 120 किलोमीटर चलेगी। और अभी आज का जो डिस्टेंस है जहाँ पर मुझे ले चेन होटल पे जाना है वो है लगभग 201 किलोमीटर का। तो देखते हैं, पेट्रोल भी भरवाना पड़ेगा। तो मैंने अपनी बाइक में पेट्रोल भरवाया था ले में, और ले के बाद मैं आ गया पूरा खारदुंगला, उसके बाद मैं गया हुंडर, उसके बाद मैं गया थांग, थांग से वापस आ गया मैं हुंडर, हुंडर के बाद डिस्किट वापस आ गया। और अब बाइक में पेट्रोल ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला था, 20-25 किलोमीटर की माइलेज या रेंज रह गई थी। तो इससे एक मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ कि कितना बाइक चल जाती है एक फ्यूल टैंक में, अगर मैंने फुल जब करवाया था। तो अभी यहाँ से खारदुंगला करते हुए ले जाएंगे, ऑब्वियसली रात हो जाएगी, 8 साढ़े 8 बज जाएंगे मुझे लगता है। मैप कह रहा है 8 बज जाएंगे, हम रुकेंगे नहीं, कोई पॉइंट नहीं है रुकने का अंधेरे में भी। तो कोशिश करूँगा कि 7:45 बजे तक आराम से नॉन स्टॉप बाइक चलाऊँ और सीधा अपन लोग पहुँच जाए। तो यार एक बार मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आप चाहते हो मैं ऐसा कभी ग्रुप लेके आऊँ। आप में से बहुत सारे लोग हो, लेकिन देखो मेरा अगर ग्रुप होगा ना तो फिर भाई सिलेक्टेड लोग होंगे, और मेरा ग्रुप होगा तो वो प्रीमियम ग्रुप होगा। भाई मेरे माइंड में जो चीज़ है, मुझे चीज़ें करनी है फिर टाइम लेके। जैसे मैंने बहुत ग्रुप्स को देखा है यार, हुंडर रुकते नहीं है और डिस्किट नहीं रुकते, बस टच एंड गो करके किया, वो नहीं करूँगा। करूँगा तो ऐसे करूँगा, अगर ये लोग 10 दिन का 12 दिन का पैकेज करते हैं तो भाई मैं करूँगा कम से कम 18, 19, 20 दिन, और तसल्ली से एक एक चीज़ें एक्सप्लोर करके फ़ोटोज़ वीडियोज़ क्लिक करें और लाइफ टाइम मेमोरीज क्रिएट करें। बाकी ग्रुप्स की तरह नहीं यार, फिर प्रीमियम होंगी सारी चीज़ें। मेरा है मन, देखो करेंगे नहीं करेंगे वो बात की बातें है। और ये कोई मेरा कोई बिज़नेस करने का कोई ऐसा प्लान नहीं है, ऐसे ही कभी लद्दाख का कर दिया, कभी अरुणाचल का देख लिया, कभी स्पीति का देख लिया। और ऐसा नहीं कि कॉन्टिन्यूस जैसे ग्रुप्स करवाते हैं ना लोग, 15 दिन, हर 15 दिन में 20 दिन में एक ग्रुप, नहीं भाई, साल में 1 या 2 बस। सांस फूल रही थी, शायद आपको ऐसा लग भी रहा हो मेरी आवाज़ से, वो मिट्टी बहुत थी ना। तो ये लोग जा रहे हैं पैंगोंग और हम जाएंगे खारदुंगला। तो यहाँ पर वेदर जो है बिल्कुल स्टार्ट हो गया ख़राब होना, और छोटी छोटी बर्फ़ की बूंदें हैं ना वो गिरना स्टार्ट हो गई। अभी तो हमने खारदुंगला के ऊपर चढ़ाई स्टार्ट करी है, और जैसे जैसे अभी हम ऊपर जाएंगे मौसम मुझे लगता है कि और भी ज़्यादा ख़राब है ऊपर, इसलिए पहले मैंने यहाँ पर ही अपने रेन गियर्स पहन लिए। और पता है रेन गियर्स जब पहन रहा था ना तभी एकदम से मुझे ऐसे लगा जैसे मेरी सांस फूल रही है। और अभी आपसे बात करते करते भी मेरे को फील हो रहा है कि मेरी सांस थोड़ी सी फूल रही है। वाइज़र मेरा बंद है तो ऑक्सीजन लेवल जो है वो थोड़ी सी कम हो जाती है। वाइज़र खोलता हूँ तो बाइक चलेगी नहीं। और बाकी एक और चीज़, यहाँ पर अब मुझे ज़्यादा लोग दिखेंगे नहीं, ना बाइकर दिखेंगे ना कार वाले दिखेंगे, थोड़े से ट्रक वाले हो सकता है दिख जाएंगे, क्योंकि
यूजुअली लोग क्या करते हैं, हंडर से पैंगोंग चले जाते हैं, लेकिन मेरा पैंगोंग जाने का ऐसा कोई प्लान नहीं है, क्योंकि मैं पैंगोंग ऑलरेडी कितनी बार तो जा चुका हूँ और वहाँ पर मुझे कोई स्टोरी नहीं मिलेगी। जो अपनी स्टोरीज़ है ना, जो मुझे कवर करनी है अपने भारत की, आपको दिखानी है। पैंगोंग है टूरिज़म है, टूरिस्ट है वहाँ पर। हानले भी चला जाऊँगा, उमलिंगला भी चला जाऊँगा, मेरे को इतना ऐसा उसमें इंटरेस्ट नहीं है। मैं ये पहाड़ी एरिया बहुत बार अच्छी तरह से कवर कर चुका हूँ, चाहे इंडिया के चाहे यूरोप के। अभी मुझे देखना है इंडिया, भारत देखना अपना, इसीलिए देख रहा हूँ कि यहाँ से अभी निकलते हैं, या तो कश्मीर की साइड से निकलेंगे, श्रीनगर की साइड से, या तो फिर देखते हैं अगर रास्ता खुला होगा तो मनाली की साइड से निकलेंगे। लेकिन जहाँ से भी जाऊँगा कोशिश करूँगा कोई डिफरेंट स्टोरी मिल जाए ताकि आप लोगों को दिखा सकूँ। विजिबिलिटी के नाम पे हो चुका है मेरा बिल्कुल ज़ीरो, और कोई भी अगर गड्ढा वड्ढा कुछ आता है तो ये तो मैं गूगल मैप्स के अकॉर्डिंग चल रहा हूँ कि यहाँ मुड़ना है। ये मुझे दिख गया था कि गूगल मैप कह रहा है राइट में मुड़ना है, विजिबिलिटी नहीं है। जब मुझे ही नहीं कुछ दिख रहा तो वो कैमरे में आप लोगों को क्या दिख रहा होगा, आप इससे इमेजिन लगा सकते हो कि मुझे गड्ढे तक नहीं दिख रहे जो अभी गड्ढा आ गया है। गूगल मैप्स के अकॉर्डिंग बस सीधा चलता जा रहा हूँ। एक बार पास में पहुँच जाए, पास से फटाफट से नीचे उतरेंगे बस। फॉग को तो नहीं काट पा रहा, क्योंकि फॉग काटने के लिए मुझे येलो वाला फ्रेम लगाना पड़ेगा इसका, और येलो वाला फ्रेम जो है वो बैग में पड़ा हुआ है, जो उसका कवर होता है, वो काट देगी लाइट को, फॉग को थोड़ा बहुत। इससे तुझे नहीं दिख रहा होगा लेकिन मुझे नीचे रोड पे दिख रहा है, आगे 5 मीटर तक दिख रहा है मुझे रोड पे। इसको बंद करने के बाद नहीं दिख रहा मुझे कुछ भी। बहुत तेज़ हो गई बारिश। ठंड वंड तो नहीं लग रही, सांस उखड़ रही है। दो कट रह गए खाली खारदुंगला के। एक अलग लेवल एडवेंचर भाई। बर्फ़ थोड़ा सा रह गया पास, लेकिन बर्फ़ है आगे। क्या करें यार, समझ नहीं आ रहा। नहीं चलना नहीं है, पास थोड़ा सा रह गया, लेकिन बर्फ़ है यार आगे। चलने में कोई दिक्कत नहीं, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं हो रही ना? पक्का? थोड़ा सा रह गया बट रुक जा, माइटी खारदुंगला आ गया। चलो अब नीचे उतरना है, उतरते हैं। खारदुंगला तो पहुंच गए हम।
बस मुझे लगता है आधा किलोमीटर बस ये होगी बर्फ़, फिर नहीं होगी, फिर वो पानी होगा। बस अब कुछ नहीं है, अब बस वहीं तक ही बर्फ़ थी। अब जैसे जैसे नीचे उतरेंगे ठीक हो जाएगा। चल भाई, तुम्हारी फर्स्ट स्नोफॉल का भी एक्सपीरियंस हो गया तुम्हें। सबसे बड़ी पता है मेरे को एक्चुअली में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं अकेला भी कर लूँगा ये। मेरे को अंदर से ना एक तुम्हारा बहुत डर अंदर से है कि ऑक्सीजन तुम्हारी उखड़ रही है, तुम ऐसे आवाज़ कर रहे हो खां 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 खां। मेरे को हाँ वो ठीक है, लेकिन मेरे को माइंड में ऐसा होता है ना, जब मेरी सांस ऐसे धीरे धीरे उखड़ रही है तो ऑब्वियसली तुम्हारी भी हो रही होगी। मेरे हाथ जम रहे हैं बहुत ज़्यादा, उंगलियां जमनी शुरू हो रही है मेरी। वो अलग बात है कि जैसे जैसे हम लोग नीचे उतरेंगे तो ठीक हो जाएगा। अभी तो मेरी बिल्कुल विजिबिलिटी नहीं है, बिल्कुल मैं गूगल मैप्स को देख के चल रहा हूँ और इतना देख रहा हूँ कि हाँ कब टर्न आ रहा है, कब मुड़ना है। इसीलिए ना मैं राइड करते हुए ना मोस्ट ऑफ द टाइम माउंटेन्स में ना ये मैप लगा के चलता हूँ। उससे मुझे एक्चुअली पता लगता रहता है, चाहे वो विजिबिलिटी वाली बात नहीं है, वैसे भी कि मेरे को एकदम ध्यान रहता है कि हाँ यहाँ टर्न आने वाला है या कुछ है। पास के ऊपर कर रहा है, मैं पैदल चलूँ, पता 4 कदम चलता ना वहीं बैठ जाता, सिर्फ 4 कदम चलने में वहीं बैठ जाता। अब ऐसे सिचुएशन में जब हम न्यालू पास पे थे अपनी कैलाश मानसरोवर, हम ऐसे 18 किलोमीटर पैदल गए थे बर्फ़ में, 18 किलोमीटर। मैं फिर वही बात बोलता हूँ कि ना ये जो मेरी कैलाश मानसरोवर की राइड थी ना, वो मैं कर ही नहीं रहा था, वो कोई डिवाइन पावर थी जो मुझे निकाल रही थी उस सिचुएशन से, और मैं चल रहा था, मेरी बाइक फंस गई, कुछ भी था, वो एक डिवाइन पावर थी। नहीं तो भाई अच्छों का दम टूट जाए यहाँ खारदुंगला पे भी 18,000 फीट पे आप बाइक लेके ऐसी ठंड में, बर्फ़ में, फॉग में बाइक चला रहे हो, आपकी विजिबिलिटी नहीं है, एक छोटी सी भी मिस्टेक एंड गेम ओवर। कहाँ से चले थे कहाँ पहुँचा दिया। हैप्पी, सही सलामत ले आया तुमको, खुशी हो रही है। पकड़ इसको भाई।